हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल एकलव जीएस वर्ल्ड थिंक डिफरेंट एंड गो अहेड। आ रहा है। हम लोग आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम लोग बात करेंगे उसको हम लोग दो कालखंड में पहले विभाजित करेंगे। तो दो कालखंड कौन सा है? एक कालखंड तो आपको इसमें हम लोग आरंभिक आधुनिक भारत, आरंभिक आधुनिक भारत, आरंभिक आधुनिक भारत जो शुरुआत का, और इसका जो कालखंड है वो आपको 1526 से लेकर के 1858 ईस्वी तक, ईस्वी को हम लोग एडी भी बोलते हैं। तो ये जो 1526 है, तो हमें मालूम है कि जो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, एक 1526 में, एक 1556 में और एक 1761 में। तो 1526 में जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। और मुग़ल सल्तनत का जो सल्तनत डायनेस्टी जो था, तो सल्तनत डायनेस्टी का जो सबसे अंतिम वंश था वो लोदी वंश था। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसको हम लोग ममलूक वंश बोलते हैं, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। फिर लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उसको बाबर ने हरा करके मुग़ल वंश की स्थापना की थी। फिर सेकेंड जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, वो भी पानीपत में ही हुआ था। और पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। और तीसरा 1761 में हुआ था, और मराठों और जिसमें अफ़गानों ने मराठों को हराया था, है ना। और अफ़गान के तरह से कौन था? अब अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। इसमें 1526 जो है, 1526 से 1857, इसमें हम लोग आरंभिक आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर आधुनिक भारत, उत्तर आधुनिक भारत। उत्तर मतलब होता है बाद वाला, उत्तर मतलब बाद वाला। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1858 ईस्वी से लेकर के, ईस्वी को हम लोग एडी भी बोलते हैं, से लेकर के 1947 तक। और इसको हम लोग दो कालखंड में पढ़ेंगे, है ना। इसका 3-4 लेक्चर होगा, तो इसको दो कालखंड क्या पढ़ेंगे? एक हम लोग पढ़ेंगे 1858 से लेकर के आपको 1885 तक, 1885, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन हुआ था, है ना। और दूसरा कालखंड जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कालखंड जो पढ़ेंगे सेकेंड, वो पढ़ेंगे हम लोग 1885 से लेकर के 1947 तक, 1947 तक। तो अभी जो हम लोग लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं जिस भी टॉपिक पे, वो ये है 1885 से लेकर के, मतलब आईएनसी का फाउंडेशन, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन से लेकर भारत की आज़ादी तक, भारत की आज़ादी तक, भारत को जो आज़ादी मिली वहाँ तक हम लोग अभी लेक्चर को देखेंगे। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 1885 टू 1947, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947 तक, मतलब जहाँ भारत है। तो इस प्रकार से तो बहुत सारा लेक्चर है, इसमें एक लेक्चर इस पर भी होगा, एक लेक्चर इस पर भी होने वाला है, और इधर भी 4-5 लेक्चर है। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, और उसमें ये जो कालखंड है, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर दें। ये जो ईस्वी है, ईस्वी, और एक होता है आपको ईसा पूर्व, एक होता है ईसा पूर्व। तो ईस्वी को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं और एडी भी लिखते हैं। और ये जो ईसा पूर्व है, इसको हम लोग ईसा पूर्व भी लिखते हैं और बीसी भी लिखते हैं। तो यहाँ जो बीसी है, बी मतलब होता है बिफोर, बी मतलब बिफोर, और सी का मतलब होता है क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट जो है ईसा मसीह का जो नाम है, उसको ईसा मसीह को हम लोग क्राइस्ट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो काल होगा उसको, उसमें हम लोग बीसी लगाते हैं, ईसा पूर्व लगाते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है, तो यहाँ जो ए है इसका मतलब होता है एनो, और डी से होता है डोमिनो, डी से होता है डोमिनो। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग एडी बोलेंगे, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो बोलेंगे उसको बीसी बोलेंगे। उसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। जो डस्टर कहाँ, वहाँ देखो तो है डस्टर, एक ईसा मसीह के जन्म से पहले और एक ईसा मसीह के जन्म के बाद। यहाँ पर होगा डस्टर, नहीं है? अच्छा, यहाँ पर अभी
तो एक इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये जीरो है, तो इधर जीरो के बाद के जो काल है उसको हम लोग बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडी, ईस्वी। क्या बोलते हैं? एडी या ईस्वी। और जीरो से पहले जो है मतलब, और यहाँ पे क्या है? ईसा मसीह का जन्म, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट या क्राइस्ट बोलेंगे, मतलब ईसा मसीह का जन्म को क्या मान लिया गया? रेफरेंस मान लिया गया, एक रेफरेंस मान लिया गया। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या बोला गया? एडी, एनो डोमिनो। और जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है उसको क्या मान लिया गया? बिफोर, बीसी। बीसी क्यों? क्योंकि बी मतलब बिफोर, क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह को ही क्राइस्ट बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। तो एक रेफरेंस लेकर के जन्म से पहले बीसी और जन्म के बाद एडी, उसी को ईस्वी बोलते हैं। इसमें अभी जो हम लोग लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं वो 1885 से लेकर के कहाँ तक? 1947 ईस्वी तक, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, उससे पहले बहुत सारे संघ थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस प्रकार का जो प्लेटफॉर्म बना, जिस प्रकार का संघ बना, इससे बड़ा संघ पहले और इतना लंबा जाएगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। छोटे छोटे संघ थे लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे। और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन आइस इंडियन एंड नेशनल शीर्षक कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में हुई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दो तरह से इसको देखेंगे। भारतीयों की तरफ से जब देखेंगे तो इसका जब हम लोग उद्देश्य में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, एम। तो यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से सोचेंगे, कांग्रेस की तरफ से, तो क्या उद्देश्य था? तो एक ही उद्देश्य इसका था, भारत की स्वतंत्रता। यदि पूछा जाएगा क्या उद्देश्य था? भारत की स्वतंत्रता। और यदि हम लोग बोलेंगे, चूँकि हमें मालूम है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे, फाउंडर, संस्थापक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फाउंडर। वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। एस को बोलते हैं एलन, ओ से होता ऑक्टेवियम, और ह्यूम लिखा हुआ, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के द्वारा हुई है, लेकिन उसका जो संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम अंग्रेज था। क्यों था? तो यदि भारतीयों की तरफ से बोलेंगे उद्देश्य, तो बोलेंगे भारत की स्वतंत्रता। और अंग्रेज की तरफ से यदि बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे सेफ्टी वॉल्व। यदि कोई व्यक्ति किसी पर अटैक करेगा या कोई चीज़ का डिमांड करेगा तो उसमें क्या होगा? यदि कोई प्लेटफॉर्म रहेगा तो उस माध्यम से बात अच्छे से होगी, या तो हो सकता है वो व्यक्ति आक्रामक हो जाए। लेकिन यदि कोई संघ के माध्यम से जाएगा तो बातचीत, कन्वर्सेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो इस प्रकार से हम लोग सेफ्टी वॉल, क्योंकि भारतीय जो धीरे धीरे उग्र हो रहे थे, क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए था और अंग्रेज़ बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन भारतीयों का कर रहे थे। तो इस प्रकार से दोनों पहलू को देखेंगे कि भारतीयों की आवश्यकता की एक प्लेटफॉर्म मिला, है ना, और प्लेटफॉर्म मिला क्योंकि उनको भारत को आज़ाद करना था। 200 वर्षों की गुलामी से क्या करना था? छुटकारा पाना था। और अंग्रेज़ की तरफ से क्या हुआ? उसको भी लगा कि यदि इसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग रहेंगे, संघ रहेगा, तो यदि उग्र होंगे भारतीय तो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह उसका यूज किया जाएगा। तो इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि फाउंडेशन जो हुआ, जो स्थापना हुआ, तो स्थापना हुआ 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने क्या किया? ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना किया। लेकिन चूँकि भारतीयों की तरफ से संघ बनाया गया था, तो भारतीयों की तरफ से जब संघ बनाया गया था तो उसमें बहुत सारे लोग थे। तो मुख्य लोग में जैसे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, नाम सुनी होगी। दूसरा कौन था? एक का नाम था दिलचा इदुल्ची वाचा। ये पारसी थे। ये दोनों कौन थे? पारसी थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे बहुत बुद्धिजीवी थे। और आपको मालूम भी होगा कि ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम सांसद ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। तो यदि पूछा जाएगा
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले भारतीय, तो बोलेंगे दादा भाई नौरोजी दिलचा दुलची वाचा। यदि बोलेंगे सिर्फ बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तब एओ ह्यूम बोलना। जब बोलेंगे भारतीय संस्थापक तब क्या बोलना है? दादा भाई नौरोजी दिलचा दुलची वाचा, जो कि पारसी थे। बहुत सारे धर्म है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है ना, सिख है, ईसाई है, जैनिज्म है, बौद्ध है ना, बहुत सारे। उसी प्रकार पारसी भी क्या है? एक रिलीजन है। पारसी भी क्या है? रिलीजन है ना। पारसी जैसे कि जो रतन टाटा है ना, ये सब कौन है? पारसी है। एक इसके बारे में भी नाम पता होगा, बोमन ईरानी जो 3 इडियट्स में है, वो भी क्या है? पारसी है। तो यदि बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम, और जब बोलेंगे भारतीय संस्थापक तब क्या हो जाएगा? तब दादा भाई नौरोजी दिलचा दुलची वाचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 4 साल तक लगातार मीटिंग हुई। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? यदि छोटे स्तर पर होता है तो उसको हम लोग मीटिंग बोलते हैं, बड़े स्तर पर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 4 साल तक, मतलब 85, 86, 87, 88 लगातार बहुत बड़ा क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस हुआ। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। तो पहले हम थोड़ा सा 1885 के बारे में क्या करते हैं? डिस्कस कर देते हैं। 1885 के बारे में एनालिसिस कर देते हैं, क्योंकि पहला है तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि पूछा जाएगा कि आईएनसी का फाउंडेशन कब हुआ, तो क्या बोलेंगे? 1885। संस्थापक कौन था? फाउंडर कौन था? तो एओ ह्यूम। और ये जो है, एक बात बता देने, जो एग्ज़ाम जो है जैसे कि पीसीएस है, रेलवे एसएससी है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला जो कॉन्फ्रेंस था, पहला जो मीटिंग था, पहला सभा कहाँ होने वाला था? पुणे में। कहाँ होने वाला था? पुणे में। और पुणे में क्यों नहीं हुआ? पुणे में इसलिए नहीं हुआ, वहाँ प्लेग महामारी फैल गया था। कौन सा महामारी फैल गया था? प्लेग महामारी। कौन सा महामारी फैल गया था? और प्लेग महामारी। और पुणे भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में ही क्या है? पुणे है। और महाराष्ट्र का जो कैपिटल है अभी मुंबई है, पहले बम्बई उसके बोला जाता है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी। प्लेग फैल जाने के कारण जो 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम जो सभा कहाँ हुआ? मुंबई में, जिसको पहले क्या बोला जाता? बॉम्बे। कहाँ हुआ? बॉम्बे। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। प्रतिनिधि को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधियों। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। 72। और जिस जगह पे हुआ था उसका नाम था तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तेजपाल संस्कृत स्कूल या कॉलेज, कुछ इस प्रकार से है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम। पुणे में होने वाला था, प्लेग महामारी के कारण नहीं हो पाया। बॉम्बे में हुआ बाद में, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और कहाँ पर हुआ? तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, है ना, कॉन्फ्रेंस बोले, सम्मेलन बोले, मीटिंग बोले, उसमें जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? अध्यक्ष। अध्यक्ष को हम लोग इंग्लिश में प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेयरमैन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेयरमैन। तो प्रथम जो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का जो चेयरमैन बने थे वो बने थे भारतीय, जिसका नाम था WC बनर्जी। WC बनर्जी। और इसका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और उसके बाद लगातार मीटिंग हुई। तो लगातार मीटिंग 1885, 1886, 1887, 1888 में। तो 1885 में कहाँ हुई? बम्बई में। कहाँ हुई? इंग्लिश में ही लिखते हैं, कोई नाम है, बम्बई में। फिर 1886 में कहाँ हुई? कोलकाता में। कहाँ हुई? जिसको हम लोग पहले कलकत्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? कलकत्ता। अभी कोलकाता बोलते हैं, अभी कोलकाता बोलते हैं। उसके बाद मद्रास में हुई। कहाँ हुई? मद्रास में। और उसके बाद कहाँ हुई? इलाहाबाद में, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। इसको ओमिट कर देते हैं। तो प्रथम जो मीटिंग कहाँ भी थी? बॉम्बे में। और इसमें जो अध्यक्ष थे तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी। फाउंडेशन तो एओ ह्यूम ने किया। एक ही बार स्थापना होगा। किसी भी चीज़ का स्थापना कितने बार होता? एक बार होता।
तो एओ ह्यूम जो थे वो कौन थे? संस्थापक। कौन थे? संस्थापक। अंग्रेज थे लेकिन संस्थापक यही थे। और एक चीज़ और बता देते हैं एओ ह्यूम की बात। एओ ह्यूम को हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला ही बोलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का सन्यासी। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो हर्मिट मतलब जो होता है मॉन्क होता है। हर्मिट का जो सिनोनिम है वो क्या? मॉन्क, या हम लोग सेंट भी बोल सकते हैं, मतलब सन्यासी। हिंदी में क्या बोलते हैं? सन्यासी। क्या बोलते हैं? सन्यास। तो एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अंतिम दिनों में इन्होंने ज़्यादा समय कहाँ बिताया? शिमला में। इसीलिए एओ ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक जो उसको क्या बोला था? शिमला का सन्यासी। शिमला का सन्यासी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसे? हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी बोला, किस क्या बोलेंगे? एओ ह्यूम। 1886 में जो बने थे वो बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। फिर मद्रास में बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और इलाहाबाद में जो बने थे अंग्रेज बने थे जिसका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष तो क्या बोलेंगे? दादा भाई नौरोजी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष क्या बोलेंगे? जॉर्ज यूले। बोलो ना, जॉर्ज यूले। और कब बने थे? पूछेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले कहाँ बने थे? इलाहाबाद में। कब बने थे? 1800। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछेगा प्रथम, इसमें चारों मुस्लिम कौन लग रहा है? ये तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? मद्रास में। कब बने? कहाँ बने थे? मद्रास में। कब बने थे? 1887 में। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कहाँ बने थे? कलकत्ता में। कब बने थे? 1886 में। उसके बाद है WC बनर्जी। ये तो प्रथम ही थे, है ना, इसका तो याद ही रखना। बम्बई में 1885 में, पुणे में होने वाला था, प्रस्तावित था लेकिन नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये कांग्रेस के बारे में हम लोग अभी इस सेशन में जो लेक्चर हम देने जा रहे हैं 1885 से लेकर 1947 तक जो जो घटना हुआ, और ये कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आधुनिक भारत का। ये जो कालखंड है 1850 1900 बहुत छोटा कालखंड नहीं, बड़ा ही है। और इसमें आपको टोटल हो जाएगा, जैसे चंपारण है ना, लखनऊ पैक्ट है, पुणे पैक्ट है, सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, SSC हो, BPSC में, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, MCQ बनेगा, ऑब्जेक्टिव्स को बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो बनेगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट 1885 कांग्रेस के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे? 86 तक आ गए। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे बंगाल विभाजन। कहाँ आएंगे? बंगाल विभाजन। नाम सुना होगा, बंगाल विभाजन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बंगाल डिवाइडेशन। बंगाल डिवाइडेशन, डिवाइडेशन, या विभाजन को स्प्लिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट, बंगाल स्प्लिट। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अब जैसे वैसे लॉर्ड मतलब जो होता है वो होता है देवता, गॉड होता है, लेकिन अंग्रेज वो अपने मन से लगाते थे लॉर्ड, है ना। लॉर्ड का कुछ स्पेशल मीनिंग जाता था तो लॉर्ड कर्जन। तो अंग्रेज का जो शुरू से जो शासन करने का तरीका हुआ डिवाइड एंड रूल। उन्हें मालूम था कि जितना ज़्यादा डिवाइड करेंगे उतने दिन तक ज़्यादा शासन करेंगे। और अंग्रेज के जो क्लब थे, जो उसके क्लब थे, वहाँ पे वो आगे में जो गेट पर लिख कर रखे थे, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड मतलब इतना ज़्यादा बेइज्जत करते थे, इतना ज़्यादा इंडियंस को तुच्छ समझते थे कि वहाँ लिख कर रख देते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब हमारे क्लब में डॉग्स और इंडियन को आना मना नहीं है, मना है। डॉग्स और इंडियन का आना मना है। और इसमें जो नौकरी होता था, जैसे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, तो ज़्यादातर जो नौकरी होता था, है ना, झाड़ू पोछा, जैसे D ग्रेड का काम झाड़ू पोछा करना, है ना, जो सबसे निम्न स्तर का काम है उस पर भारतीयों का पोस्टिंग किया जाता था। और जो C ग्रेड तक ही किया जाता था, उससे ऊपर नहीं किया जाता था। B ग्रेड में जो ऑफिसर रैंक है, और A ग्रेड का नौकरी जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, वो नौकरी भारतीयों को नहीं दिया जाता। चूँकि अंग्रेज शासन करते थे, वो अंग्रेज को देते थे A ग्रेड का, B ग्रेड का, लेकिन भारतीयों को
सी ग्रेड का देते थे और डी ग्रेड का देते थे। जो झाड़ू पोछा का काम है, निम्न स्तर का जो काम है वो देते थे। सी ग्रेड में सिपाही का दे देते, सिपाही का जॉब दे देते थे, लेकिन बी ग्रेड का, ए ग्रेड का नहीं देते थे। बी ग्रेड में ऑफिसर, और ए ग्रेड का ऑफिसर के साथ उसका काम क्या था, डिसीजन मेकिंग का काम। वो डिसीजन लेते थे, क्या करना है, कैसे चलाना है, ये सब डिसीजन। ये सब इंडियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव। बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो जो बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। किसके समय में हुआ था, बंगाल विभाजन। तो ये जो बंगाल है, जैसे सपोज दैट ये बंगाल है, तो उन्होंने क्या किया था, बंगाल को दो भाग में बांट दिया था, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। तो उस समय जो बंगाल को बांटा था, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम रखा गया था डाका। क्या नाम रखा गया था, डाका, जिसे बाद में ढाका के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, और ये जो पार्ट था इसको कलकत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब दो पार्ट किया, बंगाल का कितना पार्ट कर दिया, एक पार्ट को ढाका बना दिया जो बाद में ढाका हुआ, और जो दूसरा पार्ट है उसको कलकत्ता। और जब भारत को आज़ादी मिली है ना, भारत को आज़ादी मिली, तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, तो एक कहाँ पर है, पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको किस नाम से जाना गया, बांग्लादेश के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो भारत विभाजन हो गया ना। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल। तो भारत का जो विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान को कितना क्षेत्र मिला, दो क्षेत्र मिला। एक जो पाकिस्तान अभी है, एक कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। और ढाका के बाद इसका नाम जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, इसका नाम क्या हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया। क्या हो गया, ईस्ट बंगाल, जिसको हम लोग पूर्वी बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी बंगाल। और ये जो क्षेत्र है कलकत्ता, ये हो गया पश्चिम बंगाल, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, जहाँ पे अभी ममता बनर्जी क्या है, मुख्यमंत्री है, सीएम है, और ये भारत के अंदर है ना। और उसके बाद फिर 1947 के बाद क्या हुआ, 1971 में जब इंदिरा गांधी कौन थी, पीएम, इंदिरा गांधी कौन थी, पीएम। और उस समय में क्या किया, वो बांग्लादेश अलग हो गया है ना। उस समय में सबसे बड़े नेता जो थे बांग्लादेश के कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान उस समय में सबसे बड़े नेता थे, और उसके द्वारा क्या हो गया, बांग्लादेश बना, बांग्लादेश नया। तो सबसे पहले ढाका से 1947 में ईस्ट बंगाल, और उसके बाद क्या हो गया 1971 में क्या हो गया, 1971 में इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया, बांग्लादेश। और ये जो कलकत्ता है, ये पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, डिवाइडेशन कर दिया है ना, लॉर्ड कर्जन। और इसके कारण देश में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बंगाल विभाजन के कारण आक्रोश हुआ इंडियन में, है ना। बहुत सारा आक्रोश हुआ, आक्रोश फैला देश में, है ना। और इसके तुरंत बाद एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी जिसका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम है, इसको मिटा दे, है ना। इसके बाद बंगाल विभाजन में ही, है ना, आपको मालूम होगा कि बंगाल विभाजन के बाद जो मूवमेंट हुआ था, है ना, मूवमेंट हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, स्वदेशी। बंगाल विभाजन के समय ही कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। तो जो बंगाल डिवाइडेशन है, बंगाल डिवाइडेशन, तो बंगाल डिवाइडेशन के समय में ही एक बहुत ही फेमस आदमी, फेमस क्रांतिकारी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाम सुना होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे देश में, कौन लीडर थे, बड़े बड़े लीडर थे देश में, उनको क्या किया, एकत्रित किया और एक मीटिंग रखा। और मीटिंग जो रखा वो कहाँ रखा, टाउन हॉल में। कहाँ रखा, टाउन हॉल। और टाउन हॉल कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ है, अभी कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता बोला जाता था। टाउन हॉल कलकत्ता में मीटिंग रखा, और उस मीटिंग में क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन का फैसला लिया। किस आंदोलन का फैसला लिया, स्वदेशी। क्यों, बंगाल विभाजन के आक्रोश में, और इसी समय में किसका हुआ, स्वदेशी आंदोलन।
और इस समय तक क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन से जो सामान आते थे, चूँकि मालूम होगा जो यूरोप है वहाँ पे क्या था, मशीनीकरण बहुत ज़्यादा था, है ना। तो यहाँ से जो क्रूड गुड्स थे, मतलब कच्चे माल थे, उनका क्या होता था, मशीन के द्वारा उसको क्या करता, मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लाया जाता था। तो उस समय में बहुत ही यूनिक चीज़ आ रहे थे, जिसका इंडियन क्या करते थे, यूज करते थे। जैसे साबुन हो गया, कपड़ा हो गया, बहुत सारा चीज़। तो स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देसी अपना देश का। जैसे कि पतंजलि क्या कहता है, पतंजलि का जो एडवर्टीजमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञापन, प्रचार, उसमें क्या होता है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वस्थ रहो, है ना। उससे क्या होगा, देश का पैसा देश में रह जाएगा। खास करके इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसी को मिला है तो पतंजलि को, रामदेव को मिला कि नहीं मिला। तो उससे क्या होता है कि देश का पैसा देश में रह जाएगा। और चूँकि वो उसका कहना अब है कि नहीं मालूम है, उसका कहना है कि हम जड़ी बूटी का यूज करते हैं तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे, है ना। तो स्वदेशी मतलब यही हुआ कि अंग्रेज का जो सामान है, यूरोप का जो सामान है, ब्रिटेन का जो सामान है, उसका क्या करना है, बहिष्कार करना। उसके कपड़े को बहिष्कार करना है, उसका सेंटेड साबुन है, शैम्पू, उसका क्या करना है, बहिष्कार करना। उसका क्या करना है, बहिष्कार करना। तो इस प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी के प्रयास से, तो यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि किसके प्रयास से बंगाल विभाजन के आक्रोश में स्वदेशी आंदोलन बाद किसका नाम लेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। कहाँ पे, टाउन हॉल कलकत्ता में। और कैसे हुआ, तो देश के बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर को वहाँ पे क्या किया गया, बुलाया गया, और इस प्रकार से हुआ। तो यहाँ तक हमें लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 1905 के बाद 1906 में। कहाँ पे आ जाएंगे, 1906 में। यहाँ ध्यान दीजिए, 1906 में 1906 में जो सबसे बड़ा हम लोग घटना या बोले कुछ बोले, इसमें इंडियन मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, स्थापना। इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, स्थापना। और इंडियन मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका में, जो वर्तमान में बांग्लादेश की क्या है, राजधानी। और इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे, आगा खां। कौन थे, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, और कौन थे, एक और नाम है, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, और कौन थे, और एक नाम बहुत फेमस है ना। इंडियन मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 में, है ना, 1906 में। और यहीं से जो सांप्रदायिक है, कॉम्युनल है ना, इसका फ़ायदा कौन उठाने लगे, अंग्रेज उठाने लगे। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण 1909 में मिला, मार्लेमेंटो में, है ना। 1909 में मार्लेमेंटो मिला था कि नहीं मिला था। उसमें क्या किया था मार्लेमेंटो में, कि जिस स्थान पे, जिस क्षेत्र में यदि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, हिंदू। और मुस्लिम यदि है तो वहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वहाँ पर जो उम्मीदवार होगा, वहाँ जो कैंडिडेट होगा, वहाँ जो प्रतिनिधित्व करेगा, कौन करेगा, मुस्लिम। यही था प्रत्यक्ष जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था। और इसका ये इंडियन मुस्लिम लीग के स्थापना होने के साथ इसके ज़्यादा ही, मतलब इस पर ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा। तो आगा खां थे, सलीमुल्लाह खां थे, और एक और व्यक्ति थे, है ना। और इसका जो स्थापना हुआ था ढाका में। लेकिन जब पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ था, मुख्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं हेड क्वार्टर। क्या बोलते हैं, हेड क्वार्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लखनऊ। याद रखना है, क्या बोलेंगे, लखनऊ। यदि पूछेगा स्थापना कहाँ हुआ था तो ढाका में। और यदि बोलेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ था, तो लखनऊ। मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर 1906 में, इस प्रकार से, है ना। उसके बाद हम लोग 1907 देखेंगे। इसमें एक नाम छूट रहा है ना, माइंड से उतर रहा है, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, और एक और नाम थे इंडियन मुस्लिम लीग, मतलब भारतीय मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था, है ना। उसमें आगा खां थे, सलीमुल्लाह खां थे, है ना, एक और व्यक्ति थे। चलो कोई बात नहीं, ये। उसके बाद 1907, तो 1907 में जो हुआ था इसको हम बोलते हैं सूरत विभाजन। क्या बोलते हैं, सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग सूरत डिवाइडेशन या सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, सूरत स्प्लिट बोलते हैं, है ना। सूरत विभाजन के नाम से बोलते हैं। और कांग्रेस का विभाजन बोलते हैं, कांग्रेस का विभाजन यहीं पर हुआ था। सूरत विभाजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सूरत में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में। कहाँ हुआ था, और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यहाँ ध्यान दो, पूछा जाता है कि अच्छा यहाँ पर देख लेना है कि 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे, अध्यक्ष, वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी। और 1907 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। तो 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ उसको कांग्रेस का विभाजन बात बराबर ही है, क्योंकि सूरत में हुआ इसीलिए सूरत विभाजन बोलते, सूरत स्प्लिट। और ये क्यों हुआ था, 1907 आते आते तक क्या हुआ था, है ना, कि नए जो है ऐसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के तरह जो नेता थे, है ना, जो चाहते थे कि तुरंत फैसला हो, अंग्रेज तुरंत यहाँ से चले जाए, उसको मनाने से, और ख़ासकर जो गोपाल कृष्ण गोखले के तरह नेता थे जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो वो लोग प्रेम से चाहते थे, मतलब आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके कि हमें आज़ादी मिल जाए। लेकिन इसके विपरीत जो लाल पाल थे, नाम सुनी होगी, है ना, नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो नेता थे ये सब चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, है ना, छीन कर लेना पड़ेगा तो वो भी चलेगा, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। तो दो प्रकार के नेता थे, है ना। एक नेता जो थे तो वो मॉडरेट थे, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट, इसको हम लोग बोलते हैं नरम दल। क्या बोलते हैं, नरम दल के नेता। जिसमें हम लोग जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के तरह नेता, गोखले के तरह नेता थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और एक थे, आपको इधर मिटा देते हैं, और दूसरे जो थे वो कौन थे, एक्सट्रो बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गरम दल के नेता। क्या बोलते हैं, गरम दल के नेता, गरम दल। इसमें हम लोग बोल सकते हैं लाल बाल पाल। क्या बोल सकते हैं, लाल बाल और पाल। लाल बाल पाल मतलब जैसे लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। तो एक गरम नरम दल के थे मॉडरेट, एक थे एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। ये चाहते थे आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके आज़ादी मिल जाए, और ये चाहते थे कि अंग्रेज इतना शोषण कर रहा है, यहाँ से जा भी नहीं रहा है ना, लगातार शोषण हो रहा, और मनाने से काम नहीं चलेगा। और इसी बात पर दोनों में मतभेद हुआ, और कांग्रेस दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं सूरत विभाजन। कांग्रेस का विभाजन बोलेंगे या सूरत का विभाजन, क्योंकि सूरत में हुआ, जो गुजरात में है ना, इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं या सूरत डिवाइडेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1907 के बाद हम लोग देखेंगे 1909। क्या देखेंगे बाबू, 1909। इसमें बहुत सारा चीज़ हुआ। इसको हम लोग मार्लो, इस समय जो हुआ था, है ना, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, 1909 में। अच्छा, यहाँ जो दो है, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। ये जो पहला है इसको हम लोग बोलते हैं भारत सचिव। क्या बोलते हैं, भारत सचिव। और ये तो कौन था, गवर्नर। ये कौन था, गवर्नर। जैसे हम लोग बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू कौन होगा, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन होगा, गवर्नर। कोई दिक्कत नहीं। तो दो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति है। पहला जो है वो भारत सचिव और दूसरा गवर्नर या वायसराय। उसी प्रकार मार्ले मिंटो जो 1909 में आया, और ये बहुत ही खतरनाक रूप से खतरनाक हुआ। और हम लोग बोल सकते हैं कि 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम है, यही भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में बीज बोया। क्यों, इसका तो एक ही नेचर था, एक ही ऑब्जेक्टिव था, डिवाइड एंड रूल। जितना डिवाइड करेंगे उतना दिन तक शासन करेंगे। तो ये क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कॉम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम लाया। और उसमें ये बात बोला गया कि जिस क्षेत्र में, है ना, क्या लाया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसमें इसको ऐसे समझना है। अब जैसे कि
भारत का एक क्षेत्र है और यहाँ पे हिंदू का पॉपुलेशन क्या है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं है, हिंदू का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस अधिनियम के द्वारा ये बोला गया कि यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व करेगा, कौन करेगा, हिंदू। और यहाँ पर जो प्रतिनिधि खड़ा होगा, है ना, वो कौन खड़ा हो सकता है, हिंदू। हिंदू में ही 2-3 खड़ा होगा, लेकिन दूसरा खड़ा नहीं होगा। और यदि मुस्लिम पॉपुलेशन, इस क्षेत्र में मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो प्रतिनिधि होगा वो कौन होगा, मुस्लिम होगा। कौन होगा, मुस्लिम होगा। तो इससे क्या हुआ, जिस क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम कम था, तो उसको ये डर सताने लगा कि बनेगा तो हिंदू ही, तो हम पे क्या होगा, हमारा या तो एक्सप्लॉयटेशन होगा या हमारे साथ भेदभाव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और जो मुस्लिम क्षेत्र मुस्लिम बहुल था, है ना, अभी जैसे कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र बहुत मुस्लिम बहुल है, तो ऐसा पहले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या था, अखंड भारत था, है ना। तो जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा था, तो दूसरे धर्म के लोग ये सोचते थे, हिंदू, कि हमारे साथ क्या होगा, भेदभाव होगा, क्योंकि प्रतिनिधि कौन चुन के आएगा, मुस्लिम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक प्रकार से खतरनाक है। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के विभाजन का बीज बोया गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 1909 का मार्लेमेंटो अधिनियम। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया, है ना ये। और इसमें जो इंडियन मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 में, भारतीय मुस्लिम लीग, जो आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ये सब क्या थे, स्थापना किए थे, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो 1906 का कनेक्शन 1909 से जोड़ सकते हैं, और 1909 का कनेक्शन कहाँ से जोड़ सकते हैं, 1947 से। 1947 में ही ना विभाजन हुआ, है ना, पाकिस्तान, भारत आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया ना, इस तरह से। अब इसमें 1909 के बाद हम देखेंगे 1911, क्या देखेंगे, 1911 में जो हुआ था, तो आपको मालूम है कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल डिवाइडेशन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और उसी के विरुद्ध में सुरेंद्र बनर्जी एक टाउन हॉल में मीटिंग किए थे, स्वदेशी आंदोलन हुआ, मतलब विदेशी कपड़ा का, विदेशी सामान का क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो 1911 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को क्या किया गया, वापस ले लिया गया। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे, हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो वापस ले लिया गया, तो वापस लेने से क्या हो गया, अब तो विभाजन हो गया, क्या कोई दिक्कत। तो विभाजन जब हो गया, है ना, और हम जैसे तीर कमान से निकल गया, तो फिर हम बोलेंगे वापस लेने के, तो होगा नहीं होगा। तो वही हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, फिर भारतीयों का आक्रोश को देख करके क्या किया कि हम वापस लेते हैं। अब तो विभाजन हो गया, अब वापस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1911 में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को वापस लिया गया, अंग्रेज़ के द्वारा बंगाल विभाजन को वापस लिया गया। क्यों लिया गया, आक्रोश को लेकर के। इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एक बार जो विभाजन हो जाएगा, है ना, जैसे कोई चीज़ टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, जोड़ देंगे, लेकिन जो नेचुरल है वो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, ये हुआ। दूसरा बात क्या हुआ कि 1911 में ही भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, कलकत्ता। कहाँ थे, कलकत्ता, बोलो ना, कहाँ थे, कलकत्ता। और बाद में 1911 में भारत की राजधानी कहाँ बनी, दिल्ली। कहाँ बनी, अब तो न्यू दिल्ली बोलते हैं, है ना, सॉरी दिल्ली बोलते हैं, पहले दिल्ली बोलते हैं। कलकत्ता की राजधानी कहाँ हुआ, दिल्ली हुआ, है ना। और इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 1911 में बंगाल विभाजन को वापस किया गया, और भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ बनी, दिल्ली। उसके साथ ही जो हम बताए थे बंगाल विभाजन हुआ था, है ना, बंगाल क्या हुआ था, स्प्लिट हुआ था, जिसमें बोले ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। इसमें ढाका नाम था, बाद में क्या नाम हुआ, पूर्वी पाकिस्तान, फिर बाद में क्या नाम हो गया, बांग्लादेश। इसका नाम डायरेक्ट कलकत्ता रखा गया, बाद में वेस्ट बंगाल, जो भारत में भी ममता बनर्जी सीएम है। इसमें इस बंगाल में भी क्या किया गया, है ना, इसमें क्या किया, 1911 में 2 क्षेत्र और अलग कर दिया, जिसमें एक को क्या किया गया, बिहार, और एक को उड़ीसा। ये घोषणा भी किया गया कि एक जो ऊपर वाला क्षेत्र वो क्या बनेगा, बिहार, और नीचे वाला को क्या कर दिया गया, नीचे वाला क्षेत्र को वो उड़ीसा की तरह कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग 1911 में जो घटना हुआ था, है ना, इस प्रकार से जो बंगाल विभाजन वापस हुआ, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना, और 2 पार्ट में बंटने के बाद ये भी घोषणा किया गया कि बिहार और उड़ीसा का भी क्षेत्र बनेगा, है ना। 1911 तक देखें,
और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन बहुत कम ही चीज़ छूट रहा है। हम अभी तक जो 1885 से 1947 के बीच में लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं, लगभग चीज़ कवर हो रहा है। कुछ चीज़ तो छूट ही जाता है ना, थोड़ा बहुत तो छूटेगा ही, लेकिन लगभग चीज़ कवर हो रहा है। तुम लोग पता हो। आगे हम लोग देखेंगे 1915। तो 1915 जो है बहुत फेमस है, और 1915 के बाद ही गांधी युग शुरू हो जाता है। कौन सा युग शुरू हो जाता है? गांधी। क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को ही गांधी जी कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, भारत आए थे, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि गांधी युग जो है, गांधी काल जो है, वो कहाँ से शुरू होता है? 1915 से। 1915 से जो शुरू होता है, कौन सा युग शुरू होता है? और 1915 से हम लोग 1947 ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु तो 1948 में हुई, 30 जनवरी को नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो 1915 में हम सबसे बड़ी बात बोल सकते हैं। इसमें याद रखने जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, वकालत करके। गांधी जी साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, भारत वापस लौटे थे। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बोलो। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस पूछा जाता है 9 जनवरी। प्रवासी को हम लोग बोलते हैं कि वैसे भारतीय, प्रवासी भारतीय मतलब वैसे भारतीय जो भारत के हैं, लेकिन नौकरी सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए कहाँ चले गए? विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, चीन चले गए, दूसरे देश चले गए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रवासी भारतीय। मतलब भारत के हैं लेकिन नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, है ना। बहुत ऐसा व्यक्ति भी जो सैलरी पैकेज ज़्यादा मिलता तो विदेश चल जाता, वहाँ की नागरिकता ले लेता, तो उसको हम लोग प्रवासी भारतीय में काउंट करते हैं। प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को 1915 को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं, है ना। तो 1915 से संबंधित ये है। उसके बाद 1916 है। तो 1916 में हम लोग 1916 को लखनऊ समझौता के नाम से जानते थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। समझौता को ही पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं 1916। और इसमें 2 घटना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक घटना तो ये है कि इसी समय में आपको बता दिए कि 1907 में सूरत विभाजन हुआ। और सूरत में कैसा विभाजन हुआ था? ज़मीन का। गर्म दल और नरम दल दोनों क्या हो गया? अलग हो गया। तो जो नरम दल और गरम दल मतलब मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, दोनों का क्या हो गया? मिलन हो गया। मतलब दोनों से समझौता हो गया, दोनों आपस में मिला है, इसको भी हम लोग बोलते हैं समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता मतलब दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। दोनों जो अलग अलग मतलब कुछ मतभेद को लेकर के दोनों अलग हो गए थे, है ना, दोनों क्या हुए? 1916 में मिले। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सूरत विभाजन हुआ था वो समझौता नरम और गरम दल के बीच कब फिर हुआ? पुनः 1916 में। इसीलिए इसको 1916 का लखनऊ पैक्ट ही बोलते हैं, है ना। दूसरा ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो 1906 में ना, इन दोनों के बीच भी क्या हुआ? समझौता हुआ। इन दोनों के बीच भी समझौता हुआ। और 1916 में लखनऊ लिख ही दिए थे। तो 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और इस समय जो अध्यक्ष थे, ये याद रखना, पूछा जाता है, तो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 के घटना से याद रखेंगे लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। 2 चीज़ हुआ। 1907 में नरम गरम दल जो अलग हुआ था दोनों मिला, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। और 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और 1916 में भी बिहार के चंपारण से अभी जो चंपारण 1916 अभी ये 16 यहाँ हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, या तो पूरा खिचड़ी हो गया। यही तो ध्यान रखना है। अब 1916 में क्या हुआ? 1916 में ही
बिहार के चंपारण से। तो अभी जो चंपारण है दो पार्ट में हो गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, नेपाल को टच करता है ना। तो जो पूर्वी चंपारण है उसको हम मोतिहारी बोलते हैं, और जो पश्चिमी चंपारण उसको क्या बोलते हैं, बेतिया। और बिहार के ये दोनों जो ज़िला है वो किससे टच करता है, नेपाल से। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के कितने ज़िले नेपाल को टच करता है, क्या बोलेंगे, 7। क्या बोलेंगे, 7। कौन कौन, सबसे पहले किशनगंज, इधर से शुरू करेंगे, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण बेतिया। तो ये जो 7 ज़िले हैं नेपाल को क्या करता है, टच करता है। और हम लोग किधर, उत्तरी बिहार में। कहाँ पे है, चूँकि अररिया में है, उत्तरी बिहार में। फिर से एक बार बोल देते हैं, कौन कौन, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कोई दिक्कत नहीं। तो चंपारण से, बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति, राजकुमार शुक्ला बोल सकते हैं, राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति किससे मिले थे, गांधी जी से मिले थे। गांधी जी से मिले थे। गांधी जी से ही क्यों मिले थे, इसके पीछे कारण ये है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट, मतलब किसी का रंग देख करके, किसी का धर्म देख करके भेदभाव करना है ना, उसको रेसिज्म बोलते हैं। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत फेमस हो गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और वहाँ पर गांधी जी को मालूम ही होगा, जो सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से वहाँ पर उतार भी दिया गया होगा, क्योंकि ये एक क्लास के बोगी में बैठ गए थे। तो गांधी जी वहाँ भी क्या किए,